मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकही बातों को मैं नन्ही नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज आपके सामने अपनी लिखी एक और कहानी लेकर आई हूँ। नाम है बराबरी का खेल। आइए सुनते हैं। जयमाल का कार्यक्रम हो चुका था। मेहमानों और रिश्तेदारों की ग्रुप फोटोज भी अधिकतर हो ही चुकी थी। जाने वालों ने खाना खाकर निकलना शुरू कर दिया था। बस अब रात की शादी देखने के लिए बचे थे लड़के और लड़की के घर वाले या वे लोग जो शादी के लिए घर में ही रुके हुए थे। पंडित जी ने पहले से कह रखा था कि विवाह का मुहूर्त जल्दी का ही है। जजमान विवाह के विधि विधान का शुभारंभ समय से ही हो जाएगा। जल्दी से मैंने दुल्हन बनी सोनाक्षी यानी छोटे देवर प्रभात भैया और देवरानी महिमा की बिटिया और दामाद शंकरन के मुंह में जबरदस्ती थोड़े से स्नैक्स के टुकड़े डाले और कोल्ड ड्रिंक पिलाया। तब से स्टेज पर बैठे थे बेचारे, थक गए होंगे। खाना खाने का समय तो था ही नहीं उनके पास। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मूल के संगम की यह अनोखी शादी थी। दूल्हा यानी शंकरन दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार का चमकता सितारा था और हमारी सोनाक्षी थी उत्तर भारत की शोक, जिंदा दिल, महकती गुलाब की कली जैसी। पूरे समय दोनों पक्ष इसी प्रयास में लगे रहे थे कि कहीं गलती से भी दूसरे पक्ष की कोई प्रथा या रस्म हमसे छूट ना जाए या हम उनके हिसाब से कुछ गलत ना कर जाएं। सुधा भाभी यानी शंकरन की माँ की इच्छा अनुसार विवाह के पूर्व शंकरन के उपनयन संस्कार का समारोह एक बड़े पैमाने पर चेन्नई में हो चुका था और अब शादी यहाँ दिल्ली में खालिस उत्तर भारतीय रस्मों रिवाज के अनुसार होनी थी। आखिर माथुर खानदान की बेटी की शादी थी भाई, तो वैदिक विवाह संस्कार की रस्मों के साथ साथ हंसी मजाक की रस्मों में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। लड़की के ननिहाल और ददिहाल दोनों तरफ हौसला और उत्साह लबालब भरा पड़ा था। कुल मिलाकर यूपी की खालिस चटपटी शादी चाहिए थी सबको, शानदार और हर रंग से भरी। पंडित जी ने संदेशा भिजवाया, बहन जी वधू का सुहाग का सामान भिजवा दीजिए जल्दी से। मेरा शरीर थकान से इतनी बुरी तरह से टूट रहा था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि होटल की 5वीं फ्लोर से खुद जाकर सामान लेकर आऊं। वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। सोच रही थी कि किसे भेजूं ऊपर के कमरे से सामान लाने के लिए। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अब जाकर मेरी नजर हॉल के डेकोरेशन पर गई। इतने बड़े हॉल में हर तरफ नायाब सुगंध वाले ताजे फूलों और उत्कृष्ट कलाकृतियों से अद्भुत कलाकारी की गई थी। हल्का रंगीन प्रकाश और धीमा मधुर संगीत चित्ताकर्षक प्रभाव पैदा कर रहा था। अंदर वाले हॉल की तरफ से लजीज खाने की मनभावन सुगंध आ रही थी। बर्तनों चम्मचों की खनखनाहट भूख को जगा रही थी। बुर्राक पोशाक में सजे हुए बैरे हाथ में सुगंधित पकवानों की ट्रे लिए अदब से इधर उधर घूम रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध सी देख रही थी। जैसा सुना था इस होटल की सजावट वास्तव में अप्रतिम थी। भोजन की भी हर मेहमान ने अतिशय प्रशंसा की थी। इधर उधर घूमते खाते पीते बातें करते लोगों और खासकर चहकते चुहलबाजी करते अपने सभी सजे सवरे बच्चों को देखकर तो मैं निहाल ही हुई जा रही थी। सब कितना प्रसन्न थे। हर तरफ एक मीठी सी मन को लुभाने वाली मस्ती सी छाई थी। कल यहीं पर खूब रौनक भरा तिलक और संगीत का समारोह भी हो चुका था। हल्दी मेहंदी मढ़ा घर के लोगों का संगीत सब कुछ खूब जोर शोर से संपन्न हो चुका था। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी और सबसे बड़ी बात कहीं कोई नाराज नहीं हुआ था, वरना यूपी की शादी और कोई नाराज ना हो। पर क्या जानती थी मैं कि अभी तो पिक्चर बाकी थी। तभी सामने मंडप में बैठे पंडित जी, प्रभात भैया और महिमा पर दृष्टि गई तो मेरी विचारधारा टूटी। ध्यान आया कि अरे
जल्दी से ऊपर से सोना का सामान मंगवाना है। सोचा किसी बच्चे को पकड़ूं, पर देखा बड़ा बेटा और बड़े देवर का बेटा दोनों शंकरन की माँ यानी सुधा भाभी को पकड़कर उनके कमरे की तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान आ गया कि बच्चों से कहा था कि उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे में छोड़ आए। सुधा भाभी थक गई होंगी अब तक, थोड़ी देर आराम कर ले। दिल भर आया था मेरा उन्हें देखकर। दूल्हे की माँ यानी सुधा भाभी आज के इस भव्य आयोजन की सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण अतिथि थीं। आज सुबह ही उनको फिर से आईसीयू से सीधे होटल लाया गया था। चेहरा निस्तेज लग रहा था, थोड़ी निढाल भी थी। असाध्य रोग से ग्रसित होने के बावजूद पूरी हिम्मत और बहादुरी से इतने महीनों से सब कुछ संभाल रही थी। सफेद बेस पर हल्के आसमानी और बेबी पिंक नन्ही नन्ही फूलों के अनारकली कुर्ते में और कमर तक खुले बालों में, सादगी भरे चेहरे पर मधुर स्मित लिए वह वास्तव में सिंड्रेला की दिव्य परी सी लग रही थी। तकलीफ तो रही ही होगी उन्हें, पर सौम्य शालीन व्यक्तित्व के साथ वह पूरे उत्सव के दौरान सबसे पूरे उत्साह, पूरी गर्मजोशी से मिलती रही थी। उन्हें देख याद आया कि सुधा भाभी अपने साथ लड़की वालों को नेक में देने के लिए जो सामान लाई हैं वह भी तो उन्होंने मेरे ही पास रखवाया है, वो भी नीचे लेकर आना होगा। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही यह सब सामान लेने भेजा जा सकता था। देखा तो छोटा बेटा शिवम और छोटे देवर का बेटा प्रियांश भी पंडित जी और लड़के वालों के संग व्यस्त थे। समझ आ गया था कि अपने दर्द से टूट रहे पैरों को लेकर भी जाना तो मुझे ही पड़ेगा ऊपर कमरे में। गुस्सा भी आ रहा था कि ये होटल वाले दुल्हन का कॉम्प्लीमेंट्री रूम इतने ऊपर की मंजिलों पर क्यों देते हैं। खैर खुद ही गई ऊपर सोना के कमरे में। अंदर जाकर सबसे पहले मैंने पेंसिल हील्स उतारकर फ्लैट चप्पलें पहनी, भारी भरकम साड़ी उतारकर एक हल्की सी साड़ी जो मैंने ऐसे ही न जाने क्या सोचकर रख ली थी लपेट ली। सोना के सूटकेस से उसे चढ़ाई जाने वाली बिछियाएं, अनवट, मांग टीका, सुहाग की काली चूड़ियां, नथ, सब सामान निकाला। कमरा बंद करने से पहले एक नजर हर तरफ दौड़ाई। देखा तो लड़कियों के एक आध पर्स, बैग्स बिस्तर पर फैले पड़े थे। उन्हें उठाकर अलमारी में सहेजा और जल्दी जल्दी नीचे आ गई। नीचे पहुंचने के साथ ही मेरी छठी इंद्री ने वातावरण में कुछ तनाव सूंघ लिया था। ये तो पक्का था कि जाते समय के माहौल में और इस समय के माहौल में साम्य नहीं था। अभी ही तो मैं ऊपर गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई थी। तब तो सारा माहौल बहुत ही खुशगवार था, हर तरफ हंसी मजाक चल रहा था। पर इस समय देखा तो उत्सव की जान सारी लड़कियां एक साथ मुंह लटकाए मंडप में पीछे की कुर्सियों पर चुपचाप बैठी थी। हंसी ठिठोली सब बंद थी। मेरे चचेरे भाई और रघुवीर जीजाजी वगैरह भी उधर ही बच्चों के संग बच्चा बने बैठे थे। हल्की फुल्की गर्मी भी झलक रही थी उनकी चर्चा में। नहीं चाचा, हमें नहीं करना आप कुछ। चुराए हुए जूते कोई ऐसे वापस देता है क्या? हमें अब नेक भी नहीं चाहिए। सारा मूड तो चौपट कर दिया है शिवम ने। मेरे पड़ोसी मनमोहन भाई साहब की सुंदर बेटिया नताशा अपने पूरे नाजो नखरे दिखाती हुई कह रही थी। मैं जब वहां पहुंची तो ऐसा भी लगा था जैसे थोड़ी चुप्पी सी आ गई हो माहौल में। कुछ समझ नहीं आया। मुश्किल से 10 मिनट ही तो लगे थे मुझे सामान लेकर नीचे आने में, पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस बीच कुछ तो ऐसा घटित हो चुका है जो लड़की वालों के तरफ के माहौल को थोड़ा सा नाखुशगवार बना गया है। समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जरा सी देर में ऐसा क्या हो गया था। मैंने छोटी नंद रम्या से पूछा, कुछ हुआ है क्या रम्या? थोड़ी टेंशन सी दिखाई दे रही है सब तरफ। हाँ भाभी, लड़के के चोरी किए हुए जूते वापस कर दिए हैं शिवम ने। नाराज हो रहे हैं सब। हैं? क्यों? ऐसा क्यों किया इसने? तभी बेचारी लड़कियों के चेहरे ऐसे उतरे हुए दिख रहे हैं। पागल हो गया ये लड़का। और शिवम है कहाँ? जरा बताना मुझे। साथ लाया वो सामान वहीं कुर्सी पर रखते हुए मैं बोली। फिर बड़बड़ाई थी, हे भगवान, ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके मुझे बातें सुनवाता रहता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ इससे। रम्या हंसी थी।
चलिए भाभी, ये शगुन भी पूरा हो गया। सबके चेहरे देख देख कर और धीमे धीमे स्वर में बातें सुनकर मुझे वास्तव में शिवम पर गुस्सा आ रहा था, और वो भाई साहब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। खैर, शिवम जी की पेशी हुई दादी की अदालत में। क्यों रे शिबू, तूने जूते वापस क्यों किए? लड़कियों ने इतनी मेहनत से चुराए थे, अब बता जूता चुराई का नेक कौन देगा? तू देगा अपनी जेब से? कई जोड़ी आंखें यही सवाल लिए शिवम के चेहरे पर जड़ी थी। उसने अभियुक्त की तरह मुझे देखा और फिर बोला, अरे दादी, कैसे ना वापस देता जूते? वो तो गलती से आ गए थे हम लोगों के पास। गलती से? कैसी गलती से? बताता हूँ। देखिए, जूता चुराई की रस्म क्या होती है, बताएंगे मुझे? क्या होता है उसमें? अरे होता क्या है, लड़की वाले जूता चुराने की कोशिश करते हैं, लड़के वाले उसे बचाने की। और अगर लड़के वाले जूता बचाने की कोशिश ही ना करें तो मजा आएगा क्या, बताइए? कुछ मजा ना आएगा। लड़ाई झगड़ा होता है तभी तो मजा आता है, तभी तो नेक मिलता है। पर कहना क्या चाह रहा है तू? दादी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। दादी, साउथ की शादियों में ये प्रथा नहीं होती, इसलिए आंटी लोगों को या उनके घर वालों को तो हमारी इस रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गणेशन से जरूर 2-3 दिन पहले हल्का सा जिक्र हुआ था इस बारे में, पर अब तो उसे ध्यान तक नहीं है कि ऐसा भी कुछ होगा। और होगा क्या दादी, हो चुका है उन लोगों के साथ और उन्हें पता ही नहीं है। देखिए, अभी भी वो वहां बैठा मजे से रसमलाई खाने में मगन है। ले देकर एक गणेशन ही तो है उनकी टीम में। एक अकेले बच्चे को जिसे कुछ पता ही नहीं है, उसके सामने से जाकर एक लड़की जूते उठा लाई और वो चुपचाप बैठा देखता रहा। इस तरह की बोरिंग जूता चुराई में, नेग लेने में क्या कुछ मजा आएगा हम लोगों को? एटलीस्ट उन लोगों को प्रिकॉशन लेने का, सावधान होने का राइट तो मिलना चाहिए ना। खेल बराबरी का हो तभी तो मजा आता है ना दादी। जो लड़ने को तैयार ही ना हो उसे हराकर क्या मजा आएगा? और अब मेन पॉइंट देखिए, आंटी की तबीयत इतने समय से खराब चल रही है, सभी लोग सिर्फ अस्पतालों के ही चक्कर लगा रहे हैं। अब हम लोग इस गेम के बहाने इन लोगों को हंसी खुशी के कुछ पल तो दे ही सकते हैं ना। अगर वो लोग भी बराबरी से इस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें कितना मजा आएगा सोचिए। और एक अकेले बच्चे को हराकर, वह भी बिना उसके जाने, जूता चुराकर नेग लेने में हमें भी कुछ मजा नहीं आएगा। दादी, मुझे ये गेम फेयर नहीं लगा तो मैंने जूते वापस दे दिए। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो बताइए, मैं जाकर जूते वापस ले आता हूँ। दादी चुप हो गई थी और इसके साथ ही आसपास के लोग भी चुप्पी लगा गए थे। उधर मंडप में शादी चल रही थी और इधर कुछ तो गुन रही थी दादी मन ही मन में। उन्होंने मामले को ऐसे ही नहीं जाने दिया। गणेशन को अपने पास बुलाया। गणेशन शंकरन का इकलौता छोटा भाई था कि दोस्त भी आकर खड़े हो गए। दादी बता रही थी, हमारे यहाँ शादी में लड़की की बहनें दूल्हे के जूतों को चुराती हैं और लड़के वालों को जूतों को चोरी से बचाना होता है। दूल्हे को अपने जूते वापस पाने के लिए अपनी सालियों की बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, पर नटखट सालियां जूते तभी वापस देती हैं जब अपने जीजा से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल लेती हैं। अब लड़की वालों और लड़के वालों के बीच इस मौज मस्ती, इस लड़ाई झगड़े में ही तो फन है बच्चों, और रिश्ते मजबूत। अभी दादी बोल ही रही थी कि एकदम से गणेशन की आवाज आई, ओ दादी, व्हाट आर सीइंग? और इसके साथ ही सबको गणेशन एक जोड़ी जूते अपने हाथों में लेकर हवा की गति से दूर भागता हुआ दिखा। तुरंत इधर से आवाजें आई, अरे ले गया, पकड़ो पकड़ो लड़कियों। लेकिन लड़कियों से पहले ही गणेशन और शंकरन के दोस्त उसको सपोर्ट करने वहां पहुंच चुके थे। अब इधर से लड़कियों का जत्था भी वहां पहुंच गया। फिर तो हंसी मजाक, चुहलबाजी और छेड़छाड़ की मीठी गुदगुदाती हुई सुगंध हर तरफ बिखर गई थी। सारे दोस्त लोग गणेशन के साथ जरूर थे, पर शालीनता से उससे दूरी बनाकर ही खड़े थे। पर अब जूता चुराई की रस्म अपने पूरे जोशो खरोश के साथ पूरी की जा रही थी और हम सब इस तरफ कुर्सियों पे बैठे यूपी की शादी की असली जूता चुराई का दृश्य देखने में मगन थे। जैसे एक खुशगवार रुई का फाहा पूरे माहौल को हौले से स्पर्श करता हुआ उड़ता चला गया था।
मेरी दृष्टि ने सुधा भाभी की आंखों का पीछा किया। वह अभी ही कमरे से आकर शंकरन के पीछे वाली कुर्सी पर बैठी थी। हाथ शंकरन के सिर पर रखा हुआ था। अपने बेटे को सजीले दूल्हे के रूप में देखने का अभूतपूर्व सुख उनके चेहरे पर उजास बनकर जगमगा रहा था। जूता चुराई की यह सारी ड्रामेबाजी देख वह भी बच्चों से खिलखिला रही थी। गणेशन आयु में कम था, लेकिन लंबाई पूरी पकड़ चुका था। वह अपने हाथों में दोनों जूते ऊपर उठाए हुए दीदियों से बचने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां अपने अपने लहंगे साड़ियां संभालती हुई उचक उचक कर उसे जूते छीनने की कोशिश में थीं। बेचारा अकेला बच्चा कितनी देर उन जूता चुराई में पारंगत लड़कियों के सामने टिक पाता। अंततः लड़कियां उसे घेर कर उससे जूता छीनने में जीत ही गई थी। मैं सोच रही थी कि वास्तव में जब सामने वाला भी बराबरी का हो या कम से कम बराबरी से कोशिश करे, तभी जीत का असली मजा है। असली जूता चुराई के उस पूरे प्रकरण के दौरान सुधा भाभी की वह निश्चल निर्मल हंसी आज भी आंखों के आगे कौन जाती है। खैर, अपने जूते वापस पाने के लिए जूता चुराई के नेक के नेगोशिएशंस के दौरान भी शंकरन को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके साले सालियों की टीम बड़ी और इस काम में पारंगत थी। हम सबके दखल देने के बावजूद उसे उनकी मनपसंद राशि देनी ही पड़ी थी। पर इस संधिवार्ता का भी लड़के वालों ने पूरी तरह से आनंद लिया था। इस तरह से हमारी यूपी की शादी अपने हर रंग हर शगुन के साथ हंसी खुशी संपन्न हुई थी। जैसे उनके दिन बहुरे, वैसे सबके दिन बहुरे।